सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव एंड अभी हम लोग मेमोग्राफी के रिगार्डिंग पेशेंट एजुकेशन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक ऑप्शंस का थ्योरी पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज chapters and points, so you guys have to learn very carefully. Okay, so let's start. Summary of some important points हम लोग देखेंगे, then we will do some MCQs. Okay, and patient education and assessment, what is this? So why this patient education and assessment is important? Reasons for the patient communication, पेशेंट से कम्युनिकेशन क्यों करना है? ये कम्युनिकेशन क्या करता है? हेल्प करता है टू रिलैक्स, पेशेंट को रिलैक्स करने में। जब पेशेंट को समझाएंगे तो वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा, एंग्जाइटी उसको नहीं होगी। एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स विथ अनयूजुअली सेंसिटिव ब्रेस्ट, और ये पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है हेल्प करने में जो कि अनयूजुअली सेंसिटिव होते हैं ब्रेस्ट को। एंड हेल्प्स टू एजुकेट द पेशेंट एंड कॉम्बैट मिसकंसेप्शन और फियर ऑफ मेमोग्राफी, और इससे पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। कॉम्बैट मतलब टैकल कर सकते हैं जो मिसकंसेप्शन होते हैं या फियर होते हैं मेमोग्राफी के, वो उनको बता सकते हैं कि क्या उसके मेमोग्राफी के रिगार्डिंग सही है और क्या गलत है। एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कंसर्न्स एंड आंसर्स क्वेश्चंस बिफोर द पेशेंट्स लीव्स द फैसिलिटी, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कंसर्न्स को, और क्वेश्चन आंसर्स जो भी पेशेंट्स के होते हैं उनको आंसर करके पेशेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना पूरा क्वेरी कर सके, जान सके इसके बारे में। हेल्प करता है इंश्योर करने में कंप्लेंट्स विथ रिक्वेस्ट फॉर फॉलोअप्स, एंड फॉलोअप्स होगा। ये सब करने से पेशेंट को रिलैक्स होता है एंड उसको नॉलेज भी मिलती है। एंड फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द पेशेंट कंप्लियंस और नॉन कंप्लियंस, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पेशेंट कॉम्प्लियंस को एंड नॉन कॉम्प्लियंस को? सो इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लियंस, प्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो, सूदिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेमोग्राफर, अगर अंडरस्टैंडिंग मेमोग्राफर होगा तो उसको कॉम्प्लियंस मिलेगा, मतलब अच्छा सा। सो अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जैसे उसकी प्रॉब्लम समझ सके, पेशेंट को सुन सके और उसको समझा सके। एंड इन्फ्लुएंसिंग नॉन कॉम्प्लियंस क्या हो सकता है? पेनफुल एक्सपीरियंस, सपोज कंप्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। अनसिम्पथेटिक मेमोग्राफी मतलब जिसको सिम्पथी ना हो उसके प्रति, कि अगर पेन ज़्यादा हो गया या उसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो इस हिसाब से तो वो उससे नॉन कॉम्प्लियंस बढ़ेगा। एंड द रोल ऑफ द मेमोग्राफर, मेमोग्राफर का क्या रोल होता है? सो लिंक बिटवीन पेशेंट एंड रेडियोलॉजिस्ट, मेमोग्राफर क्या होता है? पेशेंट और रेडियोलॉजिस्ट के बीच में एक लिंक होता है। एंड ये प्रोवाइड कराता है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल एंड डिडैक्टिक एजुकेशन, क्लिनिकल और डिडैक्टिक जो करी जाती है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। ऑब्टेन पेशेंट्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। एंड कंडक्ट्स फिजिकल असेसमेंट कंडक्ट करता है ऑफ द पेशेंट्स ब्रेस्ट, पेशेंट के ब्रेस्ट। एंड परफॉर्म्स विजुअल इंस्पेक्शन, परफॉर्म करता है मैनुअल पैल्पेशन, हाथ से टच करके जो मैनुअल होता है वो परफॉर्म करता है। एंड डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट फाइंडिंग्स, और डॉक्यूमेंट्स को असेस करता है फाइंडिंग्स चेक करने के लिए। एंड द टाइप्स, द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट का मतलब होता है पेशेंट की मर्जी लेना, सो कंसेंट इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। एंड कंसेंट गिवन बाय द पेशेंट बिफोर एनी इन्वेसिव, कोई भी इन्वेसिव अगर प्रोसीजर हो रहा है तो कंसेंट पेशेंट का होना चाहिए। एंड प्रोसीजर ऑफ सिग्निफिकेंट, जिसमें रिस्क हो सकता है उसमें कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। एंड पेशेंट मस्ट बी ऑफ लीगल एज, उसकी होनी चाहिए। एंड मेंटली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब उस अभी कंसेंट लिया ये नहीं कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा बस साइन करा लिया। पेशेंट मेंटली भी सही होना चाहिए एंड लीगल एज होनी चाहिए। एंड पेशेंट मस्ट ऑफर कंसेंट वॉलेंटरली, वो पेशेंट अपनी तरफ से उसके लिए हाँ बोले,
उसको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। एंड पेशेंट मस्ट बी adequately इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेडिकल केयर बीइंग गिवन। और वो जो प्रोसीजर होना है या कुछ भी होना है तो उसके बारे में प्रॉपर पेशेंट को गाइड करा जाना चाहिए, प्रोसीजर को इन्फॉर्म करा जाना चाहिए। उसके बाद जब वो अपनी मर्जी से साइन करे तो उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। एंड टाइप्स ऑफ कंसेंट, कंसेंट के टाइप्स क्या होते हैं? सो रिटेन कंसेंट होता है। रिटेन कंसेंट क्या होता है? ये कंसेंट जो कि दिया जाता है रिटेन में, एंड इट शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसका नाम होना चाहिए। एंड हु डिस्कस्ड द प्रपोज्ड ट्रीटमेंट, और किसने डिस्कस किया पेशेंट के साथ, ये होना चाहिए। एंड नेम ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर होना चाहिए। हु इज़ टू परफॉर्म द प्रोसीजर, प्रोसीजर को कौन परफॉर्म करेगा उसका नाम होना चाहिए। एंड डेट, टाइम एंड लोकेशन वेयर द कंसेंट वॉज साइन, उस तारीख होनी चाहिए, समय होना चाहिए, और लोकेशन मतलब कहाँ पे हो रहा है साइन। एंड ओरल कंसेंट भी होता है, कंसेंट गिवन वर्बली, जो मुंह से बोल दिया हाँ कर दो प्रोसीजर, वो ओरल कंसेंट है, बट रिटन में नहीं है। एंड जनरल कंसेंट और ऑथराइजेशन फॉर ट्रीटमेंट, कंसेंट साइंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन to a hospital or healthcare setting. It authorizes general treatment and excludes invasive procedures. इसमें invasive procedures नहीं होते हैं। एडमिशन के टाइम पे ये जनरल कंसेंट लिया जाता है कि हेल्थ केयर सेटिंग में कि आपका एडमिट किया जा रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए होता है, जनरल ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज करता है। एंड एक्सप्रेस्ड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड कंसेंट क्या होता है? एज्यूम्ड बाय नॉन वर्बल cues such as nodding or lifting the arms when told that an injection is required or oral. जैसे एक्सप्रेस्ड कंसेंट क्या होता है? ये नॉन वर्बल होता है, इसमें जैसे कि लिफ्टिंग करना है बाय द आर्म एंड टोल्ड, कुछ भी इंजेक्शन के लिए और कुछ ज़रूरत हो या ओरल के लिए तो उसके लिए। एंड इम्प्लाइड कंसेंट, ये क्या होता है? एज्यूम्ड इन एक इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। एंड पेशेंट इज़ अनेबल टू मेक ए डिसीजन एंड जनरली एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें इमरजेंसी कंडीशन में इम्प्लाइड कंसेंट होता है, जो कि जनरली कैसे होता है? जिसमें पेशेंट अनेबल है कोई भी डिसीजन करने के लिए, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन इसमें जो पहले से हो उसके भी यहाँ पे उसको देखा जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा, what is the objective and subjective data? So objective data defines information collected from the patient that can be seen, heard or felt. मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है जो कि पेशेंट से है और पेशेंट को देख के, सुन के या फील करके किया गया है। जैसे लंप इन द ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट में लंप है तो कैसे उसको लंप, अगर गांठ बड़ा सा है तो दिखेगा, या फिर उसको टच करके पैल्पेट करके फील करेंगे, बस ऐसे ही। एंड पेशेंट बता भी सकता है कि मुझे यहाँ गांठ है, दर्द है, सो दैट्स वाई। एंड सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? इज परसीव्ड बाय द अफेक्टेड इंडिविजुअल ओनली, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उससे जब परसीव किया जाता है तो उसको सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। जैसे पेन इन द ब्रेस्ट, तो पेशेंट बताएगा कि मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, राइट साइड पेन हो रहा है, या एक्सिला रीजन में पेन हो रहा है, या जो भी। सो एंड सब्जेक्टिव जो डेटा होता है शुड नेवर बी डिसरिगार्डेड, कभी भी उसको डिसरिगार्ड नहीं करना, उसको सुनना है ध्यान से। एंड हाउएवर इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और उसको क्लियरली ध्यान देना है। एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, कैसे क्वेश्चन करना है? लिसनिंग rather than asking questions will allow patients to tell their stories unasked. पेशेंट को सुनना है, ना कि उससे क्वेश्चंस ही पूछते रहना है। एंड लिसनिंग इज यूज्ड टू असेस द पेशेंट्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द पेशेंट विल अंडरस्टैंड मेडिकल और टेक्निकल टर्म्स फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस। हम लोग पेशेंट कैसे उससे, अगर पेशेंट को सुनेंगे तो पता चल जाएगा पेशेंट मेडिकल टर्म समझता है या नहीं, तो या फिर उसको जैसे समझाना वैसे समझा सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज नॉन डायरेक्टेड और नॉन लीडिंग मेथड्स टू अवॉइड
लीडिंग द पेशेंट्स एंड टू अलाउ एन अनबायस्ड इनपुट, कुछ भी गलत इनपुट ना जाए, एंड नॉन डायरेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जिससे कि कोई भी लीडिंग पेशेंट को मतलब कुछ गलत ना लगे और सब सही से हो जाए। एंड फैसिलिटेशन uses gestures such as nod और saying yes। फैसिलिटेशन क्या है, जिसमें नॉड या saying yes, ओके और गो ऑन टू इनकरेज एलेबोरेशन। एंड साइलेंस इज यूज टू गिव पेशेंट टाइम टू रिमेंबर एंड इंश्योर एक्यूरेसी। साइलेंस जो होता है जब पेशेंट को टाइम दिया जाता है रिमेंबर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी को। एंड प्रोबिंग क्वेश्चन आर यूज टू गेट मोर डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉबिंग क्वेश्चन का मतलब होता है ये पेशेंट को और भी डिटेल में प्रॉब्लम को बताने के लिए होता है। एंड रेपिटिशन विल रिवॉर्ड द क्वेश्चन टू क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन एंड कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई दैट द पेशेंट हैज़ नॉट चेंज्ड हिज हर माइंड। एंड समराइजेशन इज यूज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। समराइजेशन किस लिए यूज होता है, वेरीफाई करने के लिए एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड मेडिकल और क्लिनिकल हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन सो यूज टू डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन और सिम्टम्स और एनी अबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट की कोई भी अबनॉर्मलिटी है या सिम्टम्स है उसको डॉक्यूमेंट में लिख लेना। एंड सर्व्स एज ए गाइड फॉर द रेडियोलॉजिस्ट, जो कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए गाइड होता है कैसे वो उस हिस्ट्री के बिहाफ पे उसका डायग्नोसिस बना सकेंगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग द मेडिकल और क्लिनिकल हिस्ट्री, मेडिकल और क्लिनिकल हिस्ट्री के भी आप पे डॉक्यूमेंटेशन करना। इमेजिंग हिस्ट्री एंड पेशेंट लिमिटेशंस, प्रीवियस मेमोग्राम देख सकते हैं व्हेन एंड वेयर इट वाज ऑब्टेन्ड एंड द प्रीवियस मेमोग्राम आर वाइटल फॉर द कंपैरिजन। प्रीवियस मेमोग्राम से जो हुए हैं उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड मेमोग्राफर शुड डॉक्यूमेंट एनी लिमिटेशन, मेमोग्राफर को कोई भी लिमिटेशन है उसको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है। एंड मेंटल और फिजिकल and that will affect the imaging, and the placement of the pacemaker could limit the imaging of the pectoral muscle on the mediolateral oblique view। जो पेसमेकर अगर अप्लाई होगा पेशेंट में तो वो लिमिट कर सकता है इमेजिंग को। मीडियोलैटरल ऑब्लिक जो पोजीशन होती है उसमें पेक्टोरल मसल उतना क्लियरली उतना अच्छे से नहीं आएगा। एंड साइन और सिम्टम्स, पैल्पेबल और विजिबल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द ब्रेस्ट लिख सकते हैं। चेंजेस जो निप्पल या एरोला एरिया में होते हैं उनको भी नोट करना है। एंड निप्पल डिस्चार्ज, इन्वर्टेड निप्पल, इनके बारे में हिस्ट्री लेनी है। डिम्पलिंग और पकड़िंग ऑफ स्किन जो होती है वो उसके बारे में देखना। स्किन थिकनिंग, एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू या निप्पल्स कैन डेवलप अलोंग द मिल्क लाइन, जो एक्सेसरी कुछ ब्रेस्ट टिश्यू आ गया निप्पल्स के अलोंग आ गया तो उसको देखना है। एंड एग्जांपल्स इंक्लूड कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज सच एज एसिमेट्री इन द ब्रेस्ट साइज, शेप और पोजीशन, मतलब ब्रेस्ट का साइज सेम नहीं होना। एंड एक्सेसरी टिश्यू मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, जो एक्सेसरी टिश्यू होता है उसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एंड इमेजिंग विल डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द फैसिलिटी, जो इमेजिंग है उससे फैसिलिटी मिलेगी पॉलिसी। एंड परसिस्टेंट स्किन कंडीशन सच एज स्वेलिंग, एक्जिमा, इचिंग और रेडनेस भी नोट करना है। एंड लम्प कोई भी है ब्रेस्ट में या फिर एक्जिला में उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। एंड ट्रॉमा टू द पेशेंट ब्रेस्ट, दो स्पेशली रिसेंट ट्रॉमा शुड बी डॉक्यूमेंटेड। एंड स्किन लीजन्स और स्कार्स also should be documented, and skin lesions such as or palpable lumps should be identified, and schematic diagram can be used to localize scars। स्कार्स को लोकलाइज करने के लिए उसमें स्कीमेटिक डायग्राम्स भी बना जा सकते हैं। एंड पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर,
also should be taken, and documentation of first degree relatives with breast cancer or includes the age cancer was detected। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का विद द ब्रेस्ट कैंसर एंड इंक्लूड करता है एज कैंसर वाज डिटेक्टेड एंड किस एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मेजर एंड माइनर रिस्क फैक्टर्स सर्जिकल, मेजर और माइनर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सर्जिकल हिस्ट्री रिलेटेड टू द ब्रेस्ट, हिस्ट्री ऑफ ऑगमेंटेशन और रिडक्शन इंक्लूडिंग टाइप एंड डेट ऑफ सर्जरी, टाइप किस टाइप की सर्जरी और डेट एंड टाइप ऑफ ब्रेस्ट बायोप्सीज विद रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट आया बायोप्सी का, एंड डेट ऑफ सर्जरीज। हिस्ट्री ऑफ लंपेक्टॉमी, अगर लंपेक्टॉमी कोई भी लंप था उसको निकाला गया, रिमूवल हुआ है तो उसकी हिस्ट्री, या फिर मैसेक्टॉमी कोई मास था तो उसको निकाला गया मैसेक्टॉमी, एंड इंक्लूडिंग द डेट्स ऑफ सर्जरी और कब कैसे निकाला गया उसका, एंड ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन सर्जिकल फ्लैप प्रोसीजर्स, एंड चाइल्ड बियरिंग और गायनकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पेशेंट्स एज एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, पेशेंट्स एज एट मेनार्की एंड डेट ऑफ द पेशेंट्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पेशेंट के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट, एंड पेशेंट्स एज एट मीनोपॉज, हिस्टेरेक्टोमी और ऊफोरेक्टोमी भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये सब एक नोट होता है, उस पर डॉक्यूमेंट आता है जिसमें सब लिखा होता है। एंड कोई भी हार्मोनल हिस्ट्री है इंक्लूडिंग स्टेटस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। एंड टाइप्स ऑफ हार्मोन जो कि टेकन इंक्लूडेड स्टार्ट डेट एंड ड्यूरेशन, एंड द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है। सो द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE कैन सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसको सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन द डिटेक्शन में ब्रेस्ट कैंसर के। एंड ऑफन द वुमेन हर सेल्फ इज द फर्स्ट टू नोटिस एबनॉर्मल चेंजेस इन द ब्रेस्ट, और वुमेन खुद ही मतलब एबनॉर्मल चेंजेस को फील करती है। एंड अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है वो सजेस्ट करती है कि वुमेन एज्ड 20 एंड ओल्डर शुड परफॉर्म ए ब्रेस्ट का जो खुद से सेल्फ असेसमेंट है एवरी मंथ वो करना चाहिए वुमेन को। एंड बेस्ट टाइम टू कंडक्ट ए बेस्ट सेल्फ assessment is a few days after the menstrual period ends when the breasts are least tender or swollen, or 5 to 10 days after the start of the period के बीच में ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। एंड फॉर वुमेन्स नॉट हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी डन ऑन द सेम डे एवरी मंथ, सेम डे पे करना चाहिए जिनका रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है। एंड द क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है वो चेक ऑफ ब्रेस्ट होता है बाय द क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा। एंड एग्जामिनेशन इज परफॉर्म टू लोकेट एनी लंप या सस्पिशियस एरियाज को चेक करने के लिए होता है। एंड एग्जामिनेशन द टेक्सचर साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट एंड द और जो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है ये टेक करता है सेम फॉर्मेट एज BSc लुकिंग फॉर द मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लुकिंग फॉर फीलिंग और चेंजेस इन द ब्रेस्ट। एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्पेशल अटेंशन is paid to lymph nodes in the axilla and around the clavicle because breast cancer leaves
द ब्रेस्ट वाया द लिम्फ नोड्स। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो लिम्फ नोड के होता है, तो मतलब थ्रू होता है, तो इसीलिए लिम्फ नोड्स पे स्पेशली ध्यान देना जो एक्सिला रीजन पे होती हैं। एंड बोथ ब्रेस्ट शुड बी एग्जामिन्ड इन द अपराइट एंड सुपाइन पोजिशंस and because the cancer in the upper half of the breast is easier felt when the woman is upright, whereas the cancer in the lower breast is best felt when the woman is in the supine position। सुपाइन पोजीशन में लोअर हाफ में प्रॉपर चेक करते हैं। एंड अब जब वो अपराइट होता है पोजीशन तो वुमेन का हम लोग चेक करते हैं अपर हाफ का, सुपाइन पोजीशन में अपर हाफ का एंड अपराइट पोजीशन में लोअर हाफ का। ओके, एंड द टू मेन क्राइटेरिया इन एनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सो लुकिंग फॉर चेंजेस शुड चेक indentations, retracted nipples, dimpling, prolonged skin conditions such as eczema, and feeling for changes जो होते हैं। while feeling changes the woman should examine her breast in both upright and supine position में चेक करना है। and breast screening guidelines approved by the ACR अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से जो अप्रूव्ड है। सो वुमेन एज 20 to 39, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी 3 years में होना चाहिए, एंड मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड वुमेन ओल्डर दैन 40 years जो हैं उनमें एनुअल स्क्रीनिंग मेमोग्राम 1 साल में एक बार होना चाहिए। एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग ओनली फॉर वुमेन विथ हाई रिस्क फैक्टर्स और वेरी डेंस ब्रेस्ट में करा जाना चाहिए, MRI या फिर अल्ट्रासाउंड। एंड एनुअल जो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है? सो एडवांटेज क्या है इसका? मैमोग्राम इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव टूल इन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। मैमोग्राम जो होता है सिंगल मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ द मैमोग्राम विल डिपेंडेंट ऑन द ब्रेस्ट डेंसिटी प्लस the age and hormone status of the patient, and cancer is generally visualized as a wide area within the background density of the breast. If the background density is black as in fatty tissue में, so cancer will easily seen, and if the background is density is white as in the dense टिश्यू में जो वाइटर होता है एंड जो ब्लैक होता है वो फैटी टिश्यू में होता है। सो डेंस अगर है तो कैंसर विल हार्डर टू डिटेक्ट, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। एंड मैमोग्राम इज़ नॉट 100% इफेक्टिव नहीं होता है। सो मैमोग्राफी स्क्रीनिंग इज जनरली एक्नॉलेज्ड टू हैव ए 10 to 15% मिस रेट भी होता है, मतलब कराने के बाद भी मिस हो सकता है। एंड एज द पेशेंट एजेस, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है सो द डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट जनरली डिक्रीज होती है, कम होती है। एंड दस द सेंसिटिविटी ऑफ द मैमोग्राम विल इंक्रीज, तो सेंसिटिविटी जो होती है मैमोग्राम की वो इंक्रीज होती जाती है। एंड मैमोग्राफी टेंड्स टू अंडरस्टैंड मल्टी फोकैलिटी ऑफ द लीजन। जो मैमोग्राफी होती है उसमें अंडरस्टैंड होता है मल्टी फोकैलिटी किसी भी लीजन की। एंड जो पोजीशनिंग होती है स्किल्स ऑफ द मैमोग्राफर की कैन अफेक्ट द आउटकम को अफेक्ट कर सकती है। एंड कैंसर कैन बी मिस्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट कंप्रेशन, कैंसर जो होता है मिस हो सकता है इनएडिक्वेट कंप्रेशन की वजह से। एंड मिस्ड ब्रेस्ट टिश्यू ड्यू टू पुअर पोजिशनिंग,
जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है मिस हो सकता है ड्यू टू पुअर पोजिशनिंग की वजह से, एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट के कैन अफेक्ट द पेशेंट्स आउटकम। रेडियोलॉजिस्ट का भी इंटरप्रिटेशन जो स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, तभी पेशेंट के लिए अच्छा होगा। एंड डोज कैलकुलेशंस इन मैमोग्राफी, सो मोस्ट डोज रिपोर्ट्स इन रेडियोलॉजी इन इफेक्ट of the entrance skin dose only. So however the biological effect of a mammogram is assumed to be more closely associated with the total energy absorbed by the glandular tissue of the breast. So with the total energy absorbed by the glandular tissue of the breast, so glandular जो dose होती है is therefore the dose of the choice when calculating radiation doses associated with mammography. In mammography screening, when compared to the skin dose, glandular dose is very low because dose falls off, जो डोज होती है वो फॉल ऑफ करती है रैपिडली एज लो फोटोन एनर्जी बीम पेनिटेट्स द ब्रेस्ट। जो लो फोटोन एनर्जी बीम होती है पेनिटेट कर पाती है ब्रेस्ट को, इसीलिए ग्लैंडुलर डोज जो होती है वो कम होती है। सो एवरेज ग्लैंडुलर डोज होती है फॉर अ टिपिकल मैमोग्राम के लिए कितनी होती है? सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी रिकमेंड्स द एवरेज ग्लैंडुलर डोज ऑन ए सिंगल मैमोग्राम प्रोजेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन, एक सिंगल मैमोग्राम प्रोजेक्शन के लिए किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 3 मिलीग्रे से, या फिर 0.3 रेड और 300 मिली रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड 1 मिलीग्रे और 0.1 रेड और 100 मिली रेड विदाउट ए ग्रिड एंड शुड नॉट, ये किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 3 मिलीग्रे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 3 मिलीग्रे को 0.3 रेड भी कह सकते हैं, या फिर 300 मिली रेड भी कह सकते हैं। अगर ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो 1 मिलीग्रे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड 0.1 रेड और 100 मिली रेड विदाउट ए ग्रिड। ग्रिड के साथ 3 मिलीग्रे वाला है, एंड विदाउट ग्रिड जो है वो 1 मिलीग्रे है। एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? सो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये इंक्रीज़ करते हैं एक पर्सन्स के चांस ऑफ गेटिंग ए डिसीज़, जो डिसीज़ होने के चांसेस को इंक्रीज़ करता है। एंड ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल वुमेन के लिए गिवन एज के हिसाब से, सम वुमेन हैव एन इंक्रीज चांस ऑफ developing breast cancer according with the age. So increased breast cancers major risk factors are often those outside of a woman's control, and these are factors that cannot be changed. So minor risks are often those within a woman's control or do not significantly increase a woman's chance of developing disease. So they may be cancer causing factors in the environment and may related to the personal choices also. So major risk factors क्या क्या हो सकते हैं? So जो जेंडर है वो मेजर रिस्क फैक्टर है। although men can develop breast cancer, this disease is much more common among women than male. So जो women में है वो ज़्यादा कॉमन है ये than the men, and biggest risk for the breast cancer is therefore gender. So being female is hard because there is more risk for the breast cancer. Age is an important risk factor because as women ages the incidence of cancer increases, and genetic risk factors also major risk factors. So about 5 to 10% of breast cancers cases are hereditary होते हैं, and women with a hereditary risk of breast cancer may carry harmful mutation of the breast cancer A1 या फिर BRCA2,
जीन्स जो होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर BRCA जो 1 या 2 में होता है, विच आर मोस्ट कॉमन होते हैं, जो कि हेरिडिटरी हो जाते हैं, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। एंड म्यूटेटेड जीन्स दैट कैन बी हेरिटेड फ्रॉम आइदर पेरेंट्स and genes helps to control rate of cell growth and division and are regarded as tumor suppressors. So women with the normal gene have a protective effect because the genes make proteins that keep cell from growing abnormality, and therefore with the mutated जो जीन्स होती हैं there is an increased susceptibility होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की. So it is estimated that women with BRCA1 mutated have a 55 to 65% risk of developing breast cancer before age 70 and often at a younger age पे होता है. And women with the BRCA2 जो BRCA2 म्यूटेशन होता है जीन का तो 45% रिस्क फैक्टर होता है. एंड जीन जो दूसरा होता है PAL-B2 पार्टनर एंड लोकलाइजर ऑफ BRCA2 provides instructions for the making of protein that works with the BRCA2 gene to repair strands of DNA. ये रिपेयर कराता है स्ट्रैंड्स को जो कि म्यूटेटेड हो चुके हैं एंड कंट्रोल करता है रेट ऑफ सेल ग्रोथ को एंड डिवीजन को. एंड इंडिविजुअल्स विद डिफेक्टिव PAL-B2 हैव ए 33% चांस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर. उसमें जिसमें PAL-B2 डिफेक्टिव होता है उसमें 33% चांस होता है डिफेक्टिव डेवलपमेंट मतलब होने का ब्रेस्ट कैंसर का बाय द एज ऑफ 70. एंड molecular tests are available to identify the BRCA and PAL-B2 mutation in individuals. So इनको अगर चेक करना है तो इसके लिए जो मोलिकुलर टेस्ट होते हैं वो अवेलेबल हैं. एंड जो फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं. सो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क इज हायर अमंग उन वुमेंस में ज़्यादा होता है जिसमें ब्लड रिलेटिव जैसे मदर सिस्टर डॉटर को कैंसर होता है. एंड ए ब्लड रिलेटिव कैन बी फ्रॉम द मदर्स और फादर साइड फैमिली बट नॉट क्लोजर द रिलेटिव. एंड हायर जो रिस्क फैक्टर होता है वुमेन आर also at higher risk if breast cancer occurs in a relative before the age of 50. अगर किसी रिलेटिव को 50 की एज के पहले हो गया है तो काफ़ी हाई रिस्क में होता है. एंड पर्सनल जो हिस्ट्री ऑफ कैंसर होती है या ब्रेस्ट कैंसर की उससे भी होता है चांसेस उसका रिकरेंस का. एंड ए वुमेन विद कैंसर वन ब्रेस्ट हैज़ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए न्यू कैंसर इन द अदर ब्रेस्ट. तो abnormal ब्रेस्ट बायोप्सी जो होती हैं उससे भी रिस्क होता है. बायोप्सी ऑफ ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू. सो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड रिस्क. ये जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू है ये एसोसिएटेड होते हैं जिससे कि इंक्रीज हो सकता है रिस्क. एंड बिकॉज सम केसेस ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की वजह से जो होता है तो will eventually become cancer and this type of breast changes is actively treated. And women with atypical hyperplasia या फिर जो lobular कैंसर इन सीटू होता है आर यूजुअली मॉनिटर किए जा सकते हैं केयरफुली एंड नॉट एक्टिवली ट्रीटेड. एंड जो रेडिएशन थेरेपीज़ होती हैं रेडिएशन थेरेपी टू चेस्ट एंड ब्रेस्ट बिफोर 30 के एज के पहले कैरी एंड इंक्रीज्ड रिस्क हो जाता है उससे रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का. एंड यंगर ए वुमेन वॉज व्हेन शी रिसीव्ड ट्रीटमेंट the higher is her risk of developing breast cancer later in life.
So also women who have had chest area radiated because a previous cancer treatment such as for the Hodgkin's disease or non-Hodgkin's lymphoma are at a slightly increased risk of the breast cancer. तो उसमें एक इंक्रीज्ड चांसेस होता है ब्रेस्ट कैंसर का. एंड अदर रिस्क फैक्टर्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर क्या क्या हो सकते हैं. सो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन एट अर्ली एज, जैसे कि 12 से पहले स्टार्ट हो गया. एंड मीनोपॉज एट ए लेटर एज, अगर लेट मीनोपॉज हो रहा है 55 के आसपास, आर बोथ कंसीडर्ड एज, दोनों को ही रिस्क फैक्टर माना जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का. एंड ग्रेटर द अमाउंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन वुमेन्स लाइफ टाइम, अगर ज़्यादा अमाउंट में भी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसको भी वुमेन्स लाइफ में ग्रेटर वुड बी रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, उसका मतलब रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा. एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, so pregnancy is thought to have a protective effect against having breast cancer because during the pregnancy the woman is not menstruating. प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमेन को menstruation नहीं हो रहा है, so it therefore follows pregnant and greater are her risk for the breast cancer. Also women who had their first full term of pregnancy, जिसमें फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी था, एंड आफ्टर एज 30 who have never had फुल टर्म प्रेगनेंसी. एज 30 के बाद भी अगर कोई फुल टाइम प्रेगनेंसी नहीं रही तो उसमें भी इंक्रीज रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का. एंड ब्रेस्ट फीडिंग एट एनी एज एट प्रोटेक्टिव इफेक्ट. सो हार्मोन्स भी रीजन होते हैं, ये माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं. सो द यूज इज थॉट दैट इन्फ्लुएंस ब्रेस्ट रिस्क कैंसर हार्मोन्स का, एंड बट डज नॉट एक्चुअली कॉज ब्रेस्ट कैंसर. सो वुमेन who used combined estrogen and progesterone menopausal hormone therapy for more than 5 years have an increased chance of developing, उसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा बट ये इतना मेजर कॉज नहीं है. एंड ऑल फैक्टर दैट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन ए वीमेन्स बॉडी इंक्रीज रिस्क फॉर द ब्रेस्ट कैंसर. तो उससे ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. एंड डाईइथाइलस्टिबेस्ट्रॉल डेस, क्या है डाईइथाइलस्टिबेस्ट्रॉल, कितना टफ नाम है. ओके, सो इट वाज यूज्ड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट 1940 से लेके 1971 तक यूज किया गया था. एंड ये यूज होता था तो प्रिवेंट मिसकैरेज एंड स्टडी सो दैट वुमेन हु टुक ये जो लिया जिसने डाईइथाइलस्टिबेस्ट्रॉल को डेस को, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैव ए स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उनमें रहा. And also women who were exposed to death in utero or whose mothers took days while they were pregnant may also have a slightly increased risk of breast cancer after age of 40. सो पर्पज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या होता है. HRT जो होता है उसका पर्पज़ क्या होता है, ये रिलीव करता है सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज को एंड हॉट फ्लशेस को, स्लीप डिस्टर्बेंस को, इंसोम्निया को. एंड साइड इफ़ेक्ट्स कैन इंक्लूड फटीग. साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इसमें, फटीग हो सकता है, स्लोअर वॉल्यूशन प्रोसेस हो सकता है, रिड्यूसेस ऑस्टियोपोरोसिस कम हो सकता है. एंड डेंजर्स ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के खतरे क्या हो सकते हैं. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इन द ब्रेस्ट एंड यूट्रस का हो सकता है चांसेस. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स
जनरली इंक्रीज करता है प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रो एडिनोमोज एंड ब्रेस्ट सिस्ट को इंक्रीज करता है, रिस्क फैक्टर्स को। एंड यूज जो होता है HRT का, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का, इंक्रीज करता है इंसिडेंसेस ऑफ एस्थमा, डिमेंशिया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड ब्लड क्लॉट्स। एंड कैंसर कैन बी हार्डर टू डिटेक्ट इन डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज, देयरफॉर द इंक्रीज ग्लैंडुलर टिश्यू। जो कैंसर होता है वो टफ होता है डिटेक्ट करने के लिए इन द डेंस ब्रेस्ट टिश्यू में, एंड देयरफॉर द इंक्रीज इन ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है caused by the HRT reduce the effectiveness of the mammogram. And however, other modalities can be very effective in imaging dense breast tissue. जो बाकी मॉडलिटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं डेंस ब्रेस्ट टिश्यू को चेक करने में। एंड ब्रेस्ट इमेजिंग मॉडलिटीज़ क्या क्या होती हैं? सो एनालॉग इमेजिंग। एनालॉग इमेजिंग क्या है? एनालॉग इमेजिंग प्रोड्यूसेस द इमेजेस इन अ प्योरली मैकेनिकल वे विद ए फाइनल हार्ड कॉपी दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एनालॉग इमेजिंग वो होता है जो प्रोड्यूस करता है इमेजेस को एक प्योरली मैकेनिकल तरीके से विद जिसमें फाइनल हार्ड कॉपी होती है जो कि मॉडिफाई नहीं की जा सकती है। एनालॉग इमेजिंग imaging a film is used to acquire the diagnostic information। जो एनालॉग इमेजिंग होती है एक फिल्म की वो यूज़ की जाती है क्या एक्वायर करने के लिए? डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, जिससे कि डिस्प्ले हो सके इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म हो सके, स्टोर हो सके इन्फॉर्मेशन। और एनालॉग जो इमेजिंग होती है इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिल्म्स के क्या होते हैं? फिल्म्स कैन बी कॉस्टली एंड स्टोरेज जो होता है कॉस्ट आर हाई होता है, लार्ज स्टोरेज एरिया नीडेड होते हैं, एंड फिल्म्स आर इजीली लॉस्ट और स्टोलन हो सकती हैं, खो सकती हैं। एंड rigid techniques are required to produce optimum exposures, and therefore there is no adjusting for the over and under exposure के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। एंड फाइनल इमेज जो होती है वो नैरो डायनेमिक रेंज की होती है, एंड फिक्स्ड ग्रेडियंट कंट्रास्ट कैन बी चैलेंज फॉर द मैमोग्राफर टू ऑप्टिमाइज एंड फॉर द रेडियोलॉजिस्ट टू इंटरप्रेट। सो जो नैरो डायनेमिक रेंज होती है वो फिक्स्ड ग्रेडियंट या कंट्रास्ट की वजह से चैलेंजिंग होता है मैमोग्राफर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एंड जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। सो फुल फील्ड मैमोग्राफी एंड कंप्यूटेड मैमोग्राफी क्या है? व्हाट इज़ फुल फील्ड मैमोग्राफी एंड कंप्यूटेड मैमोग्राफी? सो फुल फील्ड मैमोग्राफी FFDM यूटिलाइजेस अ टोटली कैसेटलेस फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है, कैसेट नहीं होती है, सिस्टम होता है जिसमें कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी कंबाइन होता है, एन एनालॉग इमेजिंग एक्सरे यूनिट होती है विद डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ यूजिंग फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ होता है। एंड बोथ आर कंसीडर्ड digital technologies and have a capability of providing high quality mammography images। और दोनों ही डिजिटल मानी जाती हैं टेक्नोलॉजीज, एंड ये कैपेबल होती हैं हाई क्वालिटी मैमोग्राफी इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ये कौन कौन सी होती हैं? ये दो होती हैं। नंबर 1 फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी जिसमें कि फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज होता है, एंड जो कंप्यूटर मैमोग्राफी होती है उसमें क्या यूज होता है? PSP प्लेट फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट यूज होती है। एंड मॉनिटर्स AWS वर्सेस RWS। सो मोस्ट कॉमन मॉडर्न मैमोग्राफी इमेजिंग यूजेज ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यूज हो रहा है, LCD जिसे कहते हैं। एंड LCD का फुल फॉर्म क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एक्विजिशन वर्कस्टेशन मॉनिटर्स। AWS क्या? एक्विजिशन वर्कस्टेशन मॉनिटर्स।
एंड आर द टेक्नोलॉजिस्ट मोनीटर्स होते हैं जो लो रेजोल्यूशन मोनीटर होते हैं, अलाउ करते हैं रैपिड व्यूइंग ऑफ द इमेज को। ये अलाउ करते हैं रैपिड जो व्यूइंग की जा सकती है इमेज की उसको। एंड जो मैमोग्राफर होता है कैन डिटरमाइन कर सकता है वेदर टू रिपीट द एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर। मैमोग्राफर जो होता है वो डिटरमाइन करता है रिपीट करने के लिए एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर के बाद, एंड अलाउ करता है पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ एन इमेज को वाइल जबकि व्यूइंग किया जा रहा है द चेंजेस बीइंग मेड, जो चेंजेस होते हैं। एंड इमेजेस कैन बी मैग्नीफाइड की जा सकती हैं, रोटेट किया जा सकती हैं, फ्लिप और इन्वर्टेड एज नीडेड। एंड पेशेंट्स डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाइड, करेक्टेड और retransmitted. So images can be sent to multiple destinations पे images sent भी की जा सकती हैं। एंड रिव्यू वर्क स्टेशंस क्या मॉनिटर क्या होते हैं, आर द रेडियोलॉजिस्ट के मॉनिटर होते हैं। जो रिव्यू वर्क स्टेशन मॉनिटर होता है ये रेडियोलॉजिस्ट का मॉनिटर होता है। एंड जो एक्विजिशन वर्क स्टेशन मॉनिटर होता है टेक्नोलॉजिस्ट का मॉनिटर होता है। सो द ओनली मॉनिटर अप्रूव्ड फॉर द इंटरप्रेटिंग मैमोग्राम, ये मैमोग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए होते हैं। एंड हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर होते हैं ये। एंड एडवांटेजेस क्या होते हैं डिजिटल मैमोग्राफी के। सो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल एंड कंप्यूटर सिस्टम्स इज एसोसिएटेड विद द वाइड लैटिट्यूड प्रोवाइड करता है अब द डिजिटल सिग्नल्स के। सो वाइड लैटिट्यूड प्रोवाइड होता है। Higher sensitivity of the detectors demonstrates a linear response input to output to the intensity of X-ray exposure over a broad range। जो हायर सेंसिटिविटी होती है डिटेक्टर्स की इसमें वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है लीनियर रिस्पॉन्स इनपुट से आउटपुट की तरफ टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एक्सपोजर ओवर ए ब्रॉड रेंज। एंड ये अलाउ करता है बेटर पेनिट्रेशन टू डेंसर ब्रेस्ट टिश्यू प्लस बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर इज लीनियर होता है। ऑप्टिमम कंट्रास्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर द बोथ फाइब्रोग्लैंडुलर एंड फैटी रीजन्स ऑफ द ब्रेस्ट। इसमें मतलब ऑप्टिमम कंट्रास्ट अच्छे से आ जाता है फाइब्रोग्लैंडुलर एंड फैटी ब्रेस्ट के लिए भी। एंड ये बेटर पेनिट्रेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड इम्प्रूव करता है institutions workflow by the reducing number of repeated examination due to improper exposure। so इसमें जो प्रॉपर एक्सपोजर्स भी होते हैं जिससे कि रिड्यूस होती है जो बार बार का देते हैं एक्सपोजर उससे बच सकते हैं। रिड्यूस करता है ये जो ये डिजिटल सिस्टम की बात हो रही है। सो ये रिड्यूस करता है रिपीट देयरफॉर रिड्यूसेस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिपीट जब करेंगे तो उसमें कॉस्ट भी तो ज़्यादा लगती है। एंड ऑफर एन इफिशिएंट इमेजिंग सिस्टम, ये एक इफिशिएंट इमेजिंग सिस्टम होता है। रिड्यूसिंग ओवरऑल टाइम नीडेड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, इसमें टाइम भी कम होता है लगता है। एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस्ट इमेजेस, जो इमेजेस लॉस्ट हो सकती हैं वो भी इसमें नहीं होते हैं। ऑफर्स एन ईजियर एंड मोर इफिशिएंट मीन्स ऑफ मैनेजिंग इमेजेस और फाइंडिंग प्रीवियस रिकॉर्ड्स, इसमें ईजिली स्टोर हो सकता है डेटा एंड एक्सेस किया जा सकता है प्रीवियस डेटा आल्सो। एंड एलिमिनेट करता है पुअर कॉपीज बिकॉज एवरी कॉपी इज एज एग्जैक्ट एज द ओरिजिनल। एंड रिड्यूस करता है मेडिको लीगल रिस्क एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द लॉस्ट फिल्म्स, जो फिल्म्स के साथ होता है। एंड ऑफर करता है मल्टीपल आर्काइवल सिस्टम अलाउिंग ए वैरायटी ऑफ स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑप्शंस, और ये मल्टीपल आर्काइवल सिस्टम्स को अलाउ करता है। एंड वैरायटी ऑफ जो स्टोरेज होता है रिट्राइवल ऑप्शंस का वो भी अलाउ करता है। एंड ये जो डिजिटल सिस्टम होता है इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स को अलाउ करता है ये।
एंड एपेक्स का जो फुल फॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशंस में रेडियोलॉजी के पूछा जाता है। सो पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो इमेजेस फ्रॉम वन मोडेलिटी कैन बी लिंक। पैक्स क्या है? इसमें जो इमेजेस होती हैं एक मोडेलिटी से लिंक की जा सकती हैं अदर मोडेलिटीज़ के साथ। एंड जो इसमें images from multiple modalities can be viewed quickly and easily from any monitor within the facility। इसमें जो पैक्स पे इमेजेस सेंड करेंगे इसमें एक्सरे, सीटी, एमआर, अल्ट्रासाउंड सभी की इमेजेस वहाँ पे विजिबल होंगे एंड उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट क्विक एक्सेस कर सकता है या कोई भी क्विक एक्सेस कर सकता है। अलाउ करता है टेली रेडियोग्राफी, इससे रिपोर्टिंग के लिए कहीं भी भेज सकते हैं ऑनलाइन और इससे टेली रेडियोग्राफी मतलब उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। एंड इमेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द वर्क स्टेशन आउटसाइड द फैसिलिटी, जिससे किसी हॉस्पिटल के बाहर भी इसको कहीं भी भेज सकते हैं बाया द टेली रेडियोग्राफी। ये किसकी वजह से इनेबल हुआ है? ड्यू टू द डिजिटल इमेजिंग पैक्स। एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या होते हैं डिजिटल इमेजिंग के? इसमें हाई स्टार्टअप कॉस्ट लगती है एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल टेक्निकल फैक्टर्स। उसमें अवेयरनेस कम अगर होती है तो उसमें टेक्निकल फैक्टर्स गड़बड़ हो सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रेडिएशन सेफ्टी एंड पेशेंट प्रोटेक्शन एंड आउटसोर्सिंग ऑफ रिपोर्टिंग विद पॉसिबल एलिमिनेशन ऑन साइट रेडियोलॉजिस्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बैकअप सिस्टम फेलियर हो सकता है। एंड करप्शन और लॉस्ट ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड हो सकता है। एंड डिजिटल एंड पेशेंट पोजिशनिंग। सो पेशेंट पोजिशनिंग इन डिजिटल इमेजिंग इज द सेम एज विथ एनालॉग। जो एनालॉग में पोजिशनिंग होती है वो सेम होती है डिजिटल में, इसमें कोई पोजिशनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। And however, because of the fixed size of digital detector, modifications are sometimes needed, especially when imaging the small brush। जब स्मॉल ब्रश कर रहे हैं तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नीडेड होते हैं, बाकी सब सेम होता है एनालॉग के तरीके से। एंड इमेज स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं? सो रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट इनएक्सपेंसिव डिस्क। ये क्या है? एक डिस्क है जिसका नाम है RAID, रेडियनडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट या एक्सपेंसिव डिस्क होती है जो कि स्टोर करती है 6 से 12 महीने का पेशेंट का डेटा। कैन ट्रांसफ़र इमेजेस फाइल्स टू मॉनिटर इन 2 मिनट में। एंड डिजिटल लीनियर टेप क्या होता है? इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई कैपेसिटी स्टोरेज। ये हाई कैपेसिटी स्टोरेज के लिए नहीं होता है। दे कैन वियर आउट विथ हैवी यूज़। एंड डिजिटल लीनियर टेप होता है। एंड ज्यूक बॉक्स स्टोरेज इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है एंड होल्ड करता है इमेज डेटा इन डिजिटल टेप डिस्क और अदर मीडिया एंड टिपिकली हैव ए रिट्राइवल टाइम। इसमें रिट्राइवल टाइम कितना होता है? 2 से 5 मिनट में रिट्राइव होता है इमेजेस। एंड ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क MOD, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। MOD का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क एंड इज सिमिलर टू कम्पैक्ट डिस्क के सिमिलर होते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के सिमिलर DVD के। सो दे आर मोर रिलायबल एंड रोबस्ट एंड आर फास्टर देन ज्यूक बॉक्स से फास्टर होते हैं। अल्ट्रा डेंसिटी ऑप्टिकल UDO द न्यूएस्ट टाइप ऑफ हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं ये। एंड डिस्क सिस्टम दैट यूटिलाइज करता है ब्लू वायलेट लेज़र टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लू वायलेट लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज करता है। एंड डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। सो डाइकॉम इज ए सेट ऑफ, ये इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में। सो यू गाइस हैव टू लर्न इसका डाइकॉम का फुल फॉर्म क्या है? D फॉर डिजिटल इमेजिंग
एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। तो ये फुल फॉर्म है डाइकॉम का। एंड इज़ द सेट ऑफ, डाइकॉम क्या है, एक सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स होता है जो कि परमिट करता है एक वाइड रेंज ऑफ डिजिटल इमेजिंग प्रोग्राम्स को टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अंडरस्टैंड करने के लिए। एक ये सॉफ्टवेयर होता है स्टैंडर्ड जो कि परमिट करता है वाइड रेंज ऑफ डिजिटल इमेजिंग प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड जो पिक्चर आर्काइविंग होती है वो क्या होती है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स इज ए कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो अलाउ करता है इमेजेस को फ्रॉम मल्टीपल मोडेलिटीज टू बी व्यूड एट ए सिंगल मॉनिटर। इसमें मल्टीपल मोडेलिटीज़ की इमेजेस को एक सिंगल मॉनिटर में देख सकते हैं, ट्रांसमिट किया जा सकता है या फिर स्टोर किया जा सकता है। एंड जो इमेजेस होती हैं कैन बी एक्सेस किए जा सकते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर द टेलीफोन, वाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू और फ्रॉम ए केबल मॉडम के थ्रू ऑल्सो। एंड दिस अलाउज इमेजेस टू बी सेंट फ्रॉम मल्टीपल मोडेलिटीज़ टू रिमोट लोकेशंस एक्सेस अक्रॉस द नेशन एंड इवन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें नेशन वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड भी इमेजेस को एक्सेस किया जा सकता है। एंड ऑल इक्विपमेंट्स यूज्ड मस्ट बी डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन कंप्लाइंट। जो ऑल इक्विपमेंट होते हैं इसमें डायकॉम यूज़ होता है। एंड टेली रेडियोग्राफी क्या है, सो टेली रेडियोग्राफी इज़ द रिमोट ट्रांसमिशन एंड व्यूइंग ऑफ इमेजेस होता है जो कि ट्रांसमिशन कैन बी इंटरनेट केबल और टेलीफोन बेस्ड एंड इंटरफेस फॉर्मेट इज ट्रांसमिशन इज कॉल्ड डायकॉम। सो कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन CAD, so the use of computer to pre-read the mammograms by scanning every part of radiograph and reporting any suspicious area. So the computer will display करेगा, एनालाइज करेगा सस्पिशियस एरियाज को, मेक करेगा इंटरप्रिटेशन कंसेंट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। एंड जो कंप्यूटर सिस्टम होगा वो मस्ट बी प्रोग्राम किया जाएगा टू एक्ट एज ए सेकेंड रीडर के तौर पे। एंड डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, सो डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस यूज करता है हाई रिजोल्यूशन क्रॉस सेक्शनल 3 डायमेंशनल इमेजिंग को टू एलिमिनेट करने के लिए टिश्यू ओवरलैप को। एंड इसके एडवांटेजेस एंड पोटेंशियल यूज ऑफ टोमोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं, सो डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग स्पेशली फॉर वुमेन विथ डेंस ब्रेस्ट में अच्छा होता है। एंड डायग्नोस्टिक वर्कअप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हेल्प्स टू रिड्यूस रिकॉल रेट को कम करता है। होलोजिक टोमोसिंथेसिस यूनिट डज नॉट यूज ग्रिड, इसमें ग्रिड नहीं यूज होती है। द नंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस इज बेस्ड ऑन द ब्रेस्ट थिकनेस इन मिलीमीटर्स, और जिसमें ब्रेस्ट की थिकनेस मिलीमीटर्स में दिखाता है जिससे कि मतलब क्लैरिटी अच्छी रहती है। रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन 1 millimeter थिक स्लाइसेस विथ द फर्स्ट स्लाइस स्टार्टिंग एट ए डिटेक्टर। और जो एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है वो आर्क शुड बी ब्रेस्ट टेकन 15 एक्सपोजर्स इन 4 सेकेंड। जो 15 एक्सपोजर होते हैं वो 4 सेकेंड में हो जाते हैं। एंड स्वीप करती है फ्रॉम -7 to 0 टू, जो स्वीप करती है -7 to 0 एंड 2+7 degrees विथ नो मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, कोई भी पेशेंट मूवमेंट नहीं सो होता है। एंड ए टिपिकल टोमोसिंथेसिस यूनिट कैन इमेज इन 2D 3D और ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एंड 3D कॉम्बो। सो होलोजिक ऑल्सो ऑफर्स सिंथेसाइज्ड 2D इमेजिंग को भी ऑफर करता है। एंड जो टेक्निक होती है ऑफर की, रिकंस्ट्रक्टेड 2D इमेजेस ऑफ द ब्रेस्ट विद एडिशनल रेडिएशन आफ्टर टेकिंग 3D प्रोजेक्शन। एंड कंप्यूटर विल सिंथेसाइज करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है टोमोसिंथेसिस स्लाइस ऑफ द ब्रेस्ट एंड क्रिएट करता है
2D images को विदाउट एडेड रेडिएशन टू द पेशेंट को, एंड टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं सी व्यू इमेजिंग बाय द होलोजिक। और ये सी व्यू इमेजिंग होलोजिक की टेक्निक है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इस होलोजिक टोमोसिंथेसिस टेक्निक के? सो ग्रेटर रिस्क ऑफ मोशन ड्यू टू द लॉन्गर एक्विजिशन टाइम, थोड़ा सा एक्विजिशन टाइम ज़्यादा है, इस वजह से इसमें मोशन के चांसेस होते हैं। लॉन्ग टोटल एक्सपोजर टाइम ऑफ 12 सेकेंड्स फॉर कॉम्बो, पूरा 12 सेकेंड्स लगते हैं बोथ ब्रेस्ट के लिए। एंड मोशन आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं हार्ड टू डिटेक्ट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन इमेजेस एट द रेडियोलॉजिस्ट वर्क स्टेशन पे। एंड जो लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ली जाती हैं, डिग्रेडेड इमेजिंग ऑफ द कैल्सिफिकेशन हो जाती है। थिन स्लाइसिंग में मास्क कैल्सिफिकेशन को हाइड कर सकता है थिन स्लाइसिंग की वजह से। एंड हाउएवर स्लैबिंग ऑफ द स्लाइसेस हेल्प टू कैल्सिफिकेशन विजुलाइज है। जो स्लैबिंग होती है स्लाइस की, वो कैल्सिफिकेशन को विजुलाइज कराने में हेल्प कराती है। एंड टोमोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉम बिलो प्रोजेक्शन, क्योंकि मैग्नीफिकेशन एंड इफ़ द ब्रेस्ट टिश्यू इज मोर देन 24.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड हायर ओवरऑल रेडिएशन डोज इसमें काफ़ी हाई होता है। 2D इमेजिंग गिव्स अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलीग्रे ऑफ रेडिएशन पर प्रोजेक्शन के हिसाब से। एंड जो 3D टोमोसिंथेसिस है उसमें 1.45 मिलीग्रे ऑफ रेडिएशन पर प्रोजेक्शन के हिसाब से रहता है। सो कॉम्बो इमेजिंग 2D प्लस 3D विल गिव अप्रॉक्सीमेटली 2.65 मिलीग्रे पर प्रोजेक्शन मिलेगा। तो ये रेडिएशन डोज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड इमेजिंग इम्प्लांट्स इन 3D गिव्स इवन मोर रेडिएशन टू पेशेंट्स बिकॉज लोअर पीक लो वोल्टेज इज़ यूज्ड, क्योंकि जो इम्प्लांट जिसमें होते हैं उसमें 3D जो होता है उसमें और ज़्यादा रेडिएशन देता है, क्योंकि इसमें लो KVP यूज़ किया जाता है। एंड मोशन जो चेक होता है इन द होलोजिक सिस्टम, वो कैसे होता है? सो इन द होलोजिक सिस्टम द मेमोग्राफर मस्ट रिव्यू द प्रोजेक्शन डेटाबेस एट द AWS, जो वर्क स्टेशन होता है टेक्नोलॉजिस्ट का, उसको AWS बोलते हैं, एक्विजिशन वर्क स्टेशन। सो बिकॉज मोशन कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑफ द इमेजिंग, सो मोशन इज बेस्ट अप्रिसिएटेड इन द सिने मोड, मोशन को सिने मोड में काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। ए मोशन चेक मस्ट बी मेड बिफोर सबमिटिंग द इमेजेस, सब इमेजेस को कंप्लीट करने से पहले एक बार मोशन चेक करना है। मोशन कैन बी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, मूवमेंट और हैवी ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सपोजर के दौरान पे हैवी ब्रीदिंग की वजह से हो सकता है, मूवमेंट की वजह से होता है। लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लीडिंग टू द पेशेंट मोशन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, अगर एक्सपोजर टाइम ज़्यादा होता है तो उसमें भी मोशन का चांसेस होता है। एंड motion is best visualized on the projection data set of images at the AWS, जो मोशन होता है वो एक्विजिशन वर्क स्टेशन में काफ़ी अच्छे से शो हो जाता है। एंड मोशन इज सीन एज एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेस्ट सच एज कैल्सिफिकेशन और लिम्फ नोड्स। एंड मीडियल टू लैटरल मूवमेंट जो होती है ब्रेस्ट टिश्यू की और स्ट्रक्चर्स की ऑन द टोमोसिंथेसिस प्रोजेक्शंस में। सो इमेजेस नॉर्मल एंड डज नॉट इंडिकेट मोशन, सो इमेजेस जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं और वो इंडिकेट नहीं करती हैं मोशन को। सो द GE सिनोक्लेयरे 3D ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, जो GE सिनोक्लेयरे 3D ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस होता है वो लेता है 9 एक्सपोजर्स एंड यूटिलाइज करता है ओनली 1 3D प्रोजेक्शन एंड द MLO। सो क्रेनियोकाउडल प्रोजेक्शन इज इमेज्ड इन 2D एंड ट्यूब मेक्स ए complete stop after each exposure in a technology called step and shoot tube motion। सो वो स्टेप एंड ट्यूब शूट ट्यूब
मोशन लेता है एंड सिस्टम जो होता है रिड्यूस करता है इमेजेस ब्लर को। एंड जो जी का सिस्टम होता है यूज करता है ग्रिड। सो हाउएवर रेडिएशन डोज इज केप्ट लो बिकॉज वन प्रोजेक्शन इज टेकन इन 3D। तो जीई जो सिस्टम होता है वो ऑफर करता है रिकन्स्ट्रक्टेड 2D इमेजेस जो कि कहलाती हैं वी प्रीव्यू। एंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो हायर रिकॉल रेट्स होता है व्हेन कंपेयर करेंगे टू द अदर स्क्रीनिंग सिस्टम्स से। सो माइक्रो डोज फोटोन काउंटिंग टोमोसिंथेसिस सिस्टम, जो द माइक्रोडोज फोटोन काउंटिंग टोमोसिंथेसिस सिस्टम होता है यूज करता है स्लॉट स्कैनिंग डिज़ाइन को। एंड डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ पैरेलल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। एक एरे होती है पैरेलल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की स्ट्रिप्स की कंबाइन विद द फोटोन काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइंड टू एब्जॉर्ब 90% ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज। जो 90% इंसिडेंट एक्सरेज होता है उसको हाँ डिज़ाइन होता है उसके लिए टू विद फोटोन काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड द एक्सरे ट्यूब collimator and detectors pivot about the breast taking up to 21 images। एंड इमेजिंग यूजेस हाई KVP यूज करता है टू 40 KVP विद टंगस्टन टारगेट एंड एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन। एंड हाउएवर द डोज इज जो डोज होती है 1/20 the dose of 2D mammography imaging and tube moves laterally across the breast and images produce होती हैं रिकन्स्ट्रक्ट होती हैं सेंट होती हैं फॉर द व्यूइंग के लिए देखने के लिए सेंड की जाती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज़ द हायर रिकॉल रेट्स व्हेन कंपेयर टू द अदर स्क्रीनिंग सिस्टम। और इस सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसमें हायर रिकॉल रेट्स होते हैं अदर कंपेयर करें अदर सिस्टम्स से। तो कंट्रास्ट डिजिटल मैमोग्राफी क्या है? सो दिस इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग ए कंट्रास्ट वाइल द ब्रेस्ट इज अंडर कंप्रेशन एंड प्री कंट्रास्ट एंड पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस ली जाती हैं। एंड डुअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म टू एसेस कंट्रास्ट इन ट्यूमर्स and dual energy subtraction is used to subtract high and low energy images to separate करने के लिए soft tissues from contrast and calcium deposits। इसको सेपरेट करने के लिए कंट्रास्ट और कैल्शियम डिपॉजिट से। एंड इसमें कौन सा वाला कंट्रास्ट यूज करते हैं, डुअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन यूज किया जाता है जो कि सबसेट करता है हाई एंड लो एनर्जी इमेजेस को सॉफ्ट टिश्यू को फ्रॉम द कैल्शियम डिपॉजिट से। एंड जो टेक्नोलॉजी होती यूज होती है इसमें टू इन्हेंस मासेस एंड एलिमिनेट ऑब्सक्योरिंग स्ट्रक्चर्स। मास को इन्हेंस किया जाता है और जिससे कि जो एलिमिनेट किया जा सके जो ऑब्सक्योर कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। एंड जो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग होती है ऑफ द ब्रेस्ट। सो अल्ट्रासाउंड यूजेस द फिजियो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल यूज होता है अल्ट्रासाउंड में टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को जनरेट करने के लिए फिजियो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल यूज किया जाता है एंड दैट आर यूज टू क्रिएट इमेजेस को क्रिएट करने के लिए होता है ऑफ द ऑर्गन्स एंड ब्लड्स वेसल्स इन द बॉडी। सो पेशेंट कैन रेस्ट कंफर्टेबली ऑन द बेड ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। के दौरान पेशेंट को बेड पे कंफर्टेबली लेटा होना चाहिए। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं इसमें ग्रेटर रिजोल्यूशन बट हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसड्यूसर होते हैं उसमें रिजोल्यूशन तो बहुत अच्छा आता है बट उसमें पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। सो मैमोग्राफी इमेजिंग कैन बी यूज फ्रीक्वेंसीज अप टू 16 मेगाहर्ट्ज तक यूज किया जाता है। एंड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्या क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर सर्व्स दो फंक्शंस करते हैं। कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अकॉस्टिक पल्स में एंड दैट आर सेंट इनटू द पेशेंट में। जो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको अकॉस्टिक पल्स में कन्वर्ट करेंगे और पेशेंट में सेंड करेंगे और फिर वो रिसीव होगा
द रिफ्लेक्टेड, फिर वो जो ऑर्गन होगा उससे इकोज निकलेंगी जो कि रिफ्लेक्ट होकर रिसीव की जाएंगी एंड कन्वर्ट होगी दियर वीक प्रेशर चेंजेस जो भी होंगे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सो द कंप्यूटर कैन प्रोसेस देम, फिर कंप्यूटर उनको प्रोसेस करेगा और वो इको जो होती है रिसीव की जाती हैं वाया द ट्रांसड्यूसर। एंड ब्रेस्ट इमेजिंग विद अल्ट्रासाउंड, सो अल्ट्रासाउंड डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन, इसमें नहीं यूज होता है। अल्ट्रासाउंड कैन नॉट इमेज माइक्रो कैल्सिफिकेशंस को इसमें इमेज नहीं किया जा सकता है। नो डॉक्यूमेंटेड रिस्क एंड हार्मफुल बायो इफेक्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड, कोई भी डॉक्यूमेंटेड हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा गया ज़्यादा अल्ट्रासाउंड का। एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, से ट्रेवल नहीं करती है and will not travel easily through air. So to eliminate the air gap between the skin and transducer, so water based gel is यूज किया जाता है। वाटर बेस्ड जेल होता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है एंड दिस जेल एक्ट्स एज ए कंडक्टिंग मीडियम टू ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम ट्रांसड्यूसर एंड स्किन सरफेस के बीच में। जो ये कंडक्टिंग मीडियम के तौर पे काम करता है क्या, वाटर बेस्ड जेल, जो कि एयर गैप को ख़त्म करता है। and color Doppler ultrasound of the breast. So this technology can be used to provide an anatomic display of blood flow and can therefore be used to outline the vascularity of a lesion. ये जो होता है ये ब्रेस्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, एनाटॉमिक डिस्प्ले देखने के लिए ब्लड फ्लो का, और उसमें जो आउटलाइन वेस्कुलरिटीज़ की होगी लीजन की उसको देखने के लिए किया जा सकता है। एंड जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है किसमें, फैक्ट ऑफ दैट हाईली वेस्कुलर लीजन्स आर ऑफन मैलिग्नेंट, एंड इसमें जो होता है हाईली वेस्कुलर लीजन होते हैं मैलिग्नेंट होते हैं उसको देखने के लिए कर सकते हैं। एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द MRI ऑफ द ब्रेस्ट, सो MRI यूज़ करता है वेरी कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू क्रिएट डिटेल्ड images of the breast, so therefore no ionizing radiation and no documented side effects from an MRI examination. The MRI system is able to switch magnetic field, जो MRI सिस्टम होता है वो एबल होता है जो स्विच होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडिएशन वेव्स टू टेक इमेजेस एंड इन एनी प्लेन फ्रॉम एनी ओरिएंटेशन। एंड जो MRI होता है वो परफॉर्म किया जाता है विद द कंट्रास्ट मटेरियल गैडोलिनियम डाई एथाइलिन ट्राईएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड DTPA। सो गैडोलिनियम इज ए पैरामैग्नेटिक मेटल होता है। गैडोलिनियम में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, बाय इटसेल्फ इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है, इज कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है गैडोलिनियम एंड DTPA इज स्टेबल विथ वेरी लिटिल टॉक्सिसिटी। जब इसको DTPA के साथ मिक्स करते हैं यूज तो ये कम टॉक्सिक होता है। एंड दिस कैन बी इंजेक्टेड इनटू वेन ऑफ द आर्म्स जो वेन होती है उसमें इसको इंजेक्ट करेंगे एंड MRI एग्जाम करेंगे जिससे कि इन्हेंस होगा इमेज कंट्रास्ट। एंड MRI ऑफ द ब्रेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द FDA सिंस 1991। FDA की तरफ से अप्रूव किया गया था कब, 1991 में, एज ए सप्लीमेंटल टूल इन एडिशन टू द मेमोग्राम, ये सप्लीमेंटल टूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। रिस्क एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द MRI ब्रेस्ट, और जो रिस्क होते हैं पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं MRI के ब्रेस्ट के। सो ऑल द मेजर रिस्क ऑफ MRI आर एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द MRI मशीन and during an MRI the patient is placed within a powerful magnetic field। जो MRI होती है उसमें पेशेंट जो होता है प्लेस किया जाता है विदिन ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में। एंड पेशेंट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिस्ट विद ए डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री बिफोर द MRI एग्जामिनेशन। और इसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उसमें डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री बिफोर MRI एग्जामिनेशन की जा सकती हैं। एंड बिकॉज इफ़ एनी फेग्रोमैग्नेटिक मेटल ऑब्जेक्ट कैन पोटेंशियली बी एक्सट्रीमली डेंजरस इनसाइड द मैग्नेट ऑफ द
MRI यूनिट, और इसमें कोई फेरोमैग्नेट मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डेंजरस हो जाएगा। एंड MRI कैन नॉट बी यूज्ड ऑन पेशेंट्स विथ सम पेस मेकर्स एन्यूरिज्म क्लिप्स इन द ब्रेन, न्यूरो stimulators, cerebral surgical clips, plates, prostheses, metal implants, cochlear implants, or if patient has been exposed to metallic flakes or silvers as a result of working around metal finishing, so welding and grinding equipment, ये सभी नहीं यूज होगा। ये पेशेंट्स को MRI मना होता है। एंड पेशेंट मस्ट रिमूव ऑल मेटल्स फ्रॉम दियर bodies or clothing include metal piercing, coins, watches, keys, bobby pins, credit card, pocket knives, clothing with metal zippers, buttons, belt और fasteners, तो ये सब रिमूव्ड होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं MRI ब्रेस्ट के? सो पुअर विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्सिलरी नोड्स मेनली बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट अकर्स फॉर द बोथ नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल नोड्स। तो जो नोड्स होती हैं वो कि जब कंट्रास्ट यूज करेंगे तो दोनों के लिए ही कंट्रास्ट इन्हेंस हो जाएगा। सो इसमें विजुअलाइजेशन जो होता है एक्सिलरी नोड्स का पुअर होता है। एंड MRI अनेबल होता है टू इमेज माइक्रो कैल्सिफिकेशन विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेज DCIS डक्टल कैंसर का जो होता है इन सीटू होता है। एंड MRI इज एक्सपेंसिव, इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल ऑप्शन, एक्सपेंसिव भी होता है इसीलिए इसको हमेशा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। एंड न्यूक्लियर इमेजिंग of the breast. So nuclear imaging represents the emerging molecular imaging technologies where the function of the organ can be accessed and not just इसे फंक्शनिंग देख सकते हैं ऑर्गन के, नॉट जस्ट द एनाटॉमी के अलावा भी। बाकी में क्या होता है एनाटॉमिकल देखते हैं, बट न्यूक्लियर में हम लोग फंक्शनल भी देख सकते हैं। एंड न्यूक्लियर इमेजिंग जो होता है इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड ए ट्रेसर एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल इज इंजेक्ट किया जाता है इन द बॉडी इनटू द वेन। एंड न्यूक्लियर जो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें क्या क्या होता है, पेट होता है जिसका फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग, ब्रेस्ट सिंटीग्राफी और सिंटी मैमोग्राफी जिसको बोलते हैं, और लिम्फोसिंटीग्राफी या सेंटिनल नोड मैपिंग भी जिसको बोलते हैं। सो दीज आर द मोडेलिटीज यूज्ड फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग। क्या है ब्रेस्ट सिंटीग्राफी या सिंटी मैमोग्राफी, लिम्फोसिंटीग्राफी या इसको सेंटिनल नोड मैपिंग भी कहते हैं। पेट भी यूज होता है। व्हाट इज पेट? सो पेट इमेजिंग इज यूजुअली परफॉर्म्ड यूजिंग फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज FDG विच इज मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है। एंड दिस ट्रेसर फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज मेथियोनिन टायरोसिन फ्लोरो estradiol, norprogesterone and 2-deoxy-2-fluorodiglucose labeled with जो कि लेबल किया जाता है विद द फ्लोरीन ऑल्सो हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 109.8 मिनट की हाफ लाइफ होती है। और जो यूज होता है बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर हैज़ ए पर्टिकुलर एफिनिटी टू इट, इसमें ब्रेस्ट कैंसर की इसके लिए पर्टिकुलर एफिनिटी होती है। और ये हाफ लाइफ इसकी होती है फ्लोरीन की कितनी 109.8 मिनट। एंड टिपिकल जो 10 से 20 मिली क्यूरी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंजेक्ट किया जाता है आर्म की वेन में। एंड देन ए स्पेशल गामा स्कैनर यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए रेडिएशन इमिटेड, जो कि रेडिएशन इमिट होता है। एंड टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है प्रिंसिपल दैट मोस्ट कैंसरस टिश्यूज होते हैं वास्ट अमाउंट्स ऑफ शुगर्स एंड FDG इज मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी लाइक शुगर्स, इट विल देयरफॉर गो to the tissues that are not active
और ये जाता है टिश्यूज में जो कि एक्टिव नहीं है। पेट जो होता है वैल्यूएबल टूल होता है डिटेक्ट करने के लिए मेटास्टेटिक स्प्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर का। अगर मेटास्टेटिक स्प्रेड चेक करना है तो पेट इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड पेट इमेजिंग कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग ए स्पेशल ब्रेस्ट गामा कैमरा इन टेक्नोलॉजी कॉल्ड पॉजिट्रॉन इमिशन मैमोग्राफी। इसमें स्पेशलाइज्ड जो ब्रेस्ट के लिए बना होता है गामा कैमरा जिसको पॉजिट्रॉन इमिशन मैमोग्राफी बोलते हैं। एंड पैम एंड इन पैम इमेजिंग द ब्रेस्ट कैन बी position similar to the CCNMLO mammography projections and for easier comparisons. And let's see ब्रेस्ट सेंटीग्राफी या सिंटी मैमोग्राफी या फिर इसको ब्रेस्ट स्पेसिफिक गामा इमेजिंग भी बोलते हैं। सो विथ सिंटीग्राफी द रेडियो फार्मास्यूटिकल इज इंजेक्टेड इनटू द आर्म वेन ऑफ द पेशेंट। एंड जो रेडियो फार्मास्यूटिकल सिंटीग्राफी में यूज होता है यूज्ड इज टेक्नीशियम 99M सेस्टामीबी विच इज समटाइम्स मार्क्ड अंडर द ट्रेड नेम ऑफ, जिसका ट्रेड नेम क्या होता है मीरालुमा होता है। एंड द रेडियो फार्मास्यूटिकल विल एक्यूमुलेट ओनली इन मैलिग्नेंट लीजन्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेस्ट के, और ए बिनाइन लीजन्स डज नॉट टेक अप द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अगर बिनाइन लीजन जो होगा उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं हो जाएगा। एंड BSGI द पेशेंट इज इमेज्ड विद द स्पेशल गामा कैमरा एंड विच इमेजेस जिसमें इमेज किया जाएगा द पोजिशंस एंड प्रोजेक्शंस ऑफ द मैमोग्राफी यूनिट, फिर उसको देख लिया जाएगा। एंड लिम्फोसिंटिग्राफी एंड सेंटिनल नोड मैपिंग क्या है? सो दिस टेक्निक द रेडियो फार्मास्यूटिकल इज इंजेक्टेड इनटू सब एरियोला लिम्फेटिक प्लेक्सस ऑफ द, ये जो होता है इसमें इंजेक्ट किया जाएगा रेडियो फार्मास्यूटिकल। कहाँ पे ये इंजेक्ट किया जाएगा? सब एरियोला, जो ब्रेस्ट को निप्पल के आसपास का एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं, उधर पे सब एरियोला भी होता है, लिम्फेटिक प्लेक्सस होता है ऑफ द अफेक्टेड ब्रेस्ट। जिस भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया रेडियो एक्टिव मटीरियल इज देन टेकन अप बाय द लिम्फ सिस्टम से एंड ये ट्रेवल करेगा टू द लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म एंड एट सर्जरी सर्जन यूजेस ए गाइजर काउंटर टू लोकेट द रेडियो एक्टिव लिम्फ नोड। जो रेडियो एक्टिव लिम्फ नोड होगी उसको लोकेट करने के लिए सर्जन गाइजर यूज करता है। क्या यूज करता है? गाइजर काउंटर यूज करता है। एंड सर्जरी फॉलो करती है लगभग 1 से 9 घंटे आफ्टर द रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्शन। इंजेक्ट किया उसके 1 से 9 घंटे तक ये सर्जरी चलती है। एंड ऑफन ए ब्लू डाई ऑल्सो इंजेक्ट की जाती है इनटू द रीजन ऑफ द ट्यूमर के जगह पे। एंड जो डाई होती है वो कैरीड की जाती है टू द सेंटिनल नोड्स तक। एंड जो फर्स्ट नोड होती है वो पिक्ड अप बाय द रेडियो फार्मास्यूटिकल कैन बी रिमूव्ड फॉर बायोप्सी। जो फर्स्ट नोड होती है वो पिक करती है रेडियो फार्मास्यूटिकल को एंड रिमूव करती है, रिमूव की जाती है वो बायोप्सी से। एंड इफ़ नोट टेस्ट निगेटिव फॉर कैंसर, अगर नोट टेस्ट का निगेटिव है कैंसर के लिए देन एक्सिलरी नोड डिसेक्शन इज नॉट नीडेड, तो उसमें एक्सिलरी नोड्स का कोई भी डिसेक्शन नहीं होगा। एंड प्रोसीजर जो होता है प्रोवाइड करता है प्रोग्नोस्टिक information based on the presence and absence of regional lymph node metastasis के हिसाब से। एंड बिकॉज द कैंसरस नोड इज आइडेंटिफाइड फ्यूअर लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड। तो जो कैंसरस नोड्स इसमें आइडेंटिफाई होंगी तो उसमें जिसमें भी होगा वो नोड्स को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड this is how this topic is finished, and now we will do the questions of this chapter. Okay,
तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करेंगे, वो भी अभी के अभी कर लेते हैं फिनिश, अदरवाइज़ आप लोग को करने में मन नहीं लगता है। सो द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज, सो ब्रेस्ट कैंसर का बिगेस्ट रिस्क फैक्टर क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जेंडर, या फिर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग। सो हमने अभी पढ़ा था कि जेंडर जो होता है ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जो विमेंस में होता है रिस्क ज़्यादा होता है देन द मेल, एंड ये जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती हैं वीमेंस सच। एंड माइनर रिस्क फैक्टर जैसे कि कैंसर कॉजिंग फैक्टर होते हैं एनवायरनमेंट में रिलेटेड टू द पर्सनल चॉइसेस, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है। सिंपली जो विमेन होती है उसका मेन रिस्क डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंड ब्रेस्ट कैंसर कैन अफेक्ट मेंस में भी होता है, लेकिन उसमें मेंस में जो चांसेस होते हैं कम होते हैं देन द विमेन। ओके, एंड वन ऑफ द माइनर रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर कुड इंक्लूड, इसमें माइनर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क क्या? सो जेंडर तो मेजर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क है, एंड एजिंग भी मेजर में ही आता है, जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी मेन रिस्क में आता है। सो नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो होता है ये माइनर रिस्क फैक्टर में हो जाएगा, क्योंकि अगर जेनेटिक है तो उसमें होना ही होना है। सो हियर और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ये माइनर रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। क्योंकि जो रिस्क फैक्टर होता है एनीथिंग, जो कि रिस्क फैक्टर क्या होता है, जो इंक्रीज पर्सन का चांसेस होता है उस बीमारी के लिए रिगार्डिंग टू द कैंसर। सो मेजर रिस्क फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, जो मेजर होते हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, जबकि माइनर जो फैक्टर्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स से, एनवायरनमेंट से, रिलेटेड टू द पर्सनल चॉइसेस से, जैसे कि सच एज ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको मतलब कि एक बार कंट्रोल किया जा सकता है। एंड अप्रॉक्सीमेट रिस्क फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर फॉर वुमेन हुज सिस्टर हैज़ द डिसीज। सो व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रिस्क, क्या होता है जो डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर का होता है फॉर वुमेन जिसकी सिस्टर को डिसीज़ हो, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट रिस्क क्या होता है? सो हायर देन नॉर्मल रिस्क, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही उसमें रिस्क होगा, क्योंकि अगर किसी की बहन को है तो उसमें मतलब फैमिली हिस्ट्री का बताया था ना मैंने कि रिस्क होता है, तो जिसमें फैमिली हिस्ट्री आ जाती है तो उसमें रिस्क है। एंड जैसे कि बहन है, मदर है, और भी जो रिलेटिव्स हैं उसमें अगर किसी का है तो उसमें रिस्क नॉर्मल से बढ़ जाता है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुमन विथ द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इज, अगर वुमेन में जिसमें डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा है तो वो किस में होगा? 30 है उससे बिलो में, अबव एज 50, बिटवीन 30 एंड 40, अबव 20 एंड बिलो एज ऑफ 30। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 50 के अबव होता है ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस ज़्यादा होता है। ओल्डर वुमेन हैव ग्रेटेस्ट रिस्क, एंड जो वुमेन होती हैं 30 की एज की होती हैं उनमें लगभग 0.44% का चांस होता है। 227 वुमेन्स का अगर मैमोग्राम होगा तो उसमें से एक को ब्रेस्ट कैंसर का चांस होता है। जो डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर का चांस 40 एज में जो होता है वो 47% का होता है। 68 में से 1 लेडी को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होंगे, एंड जो एज 50 होती है उसमें 42 वुमेन्स में एक को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मतलब कि 2.38% चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जो 60 प्लस है उसमें और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें 28 वीमेंस में एक को हो सकता है। जो 70 प्लस है उसमें और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, मतलब इंक्रीज्ड जो एज होती है जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उस हिसाब से रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, symptoms of possible breast disease that will not demonstrated on the mammogram can include।
जो पॉसिबल ब्रेस्ट डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किए जा सकते हैं मेमोग्राफ में, वो क्या क्या होते हैं? निप्पल डिस्चार्ज, थिकनिंग, सर्कमस्क्राइब ट्यूमर, स्टेलेट लीजन्स। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि इंक्लूड होता है मेमोग्राफ में। वो जैसे कि वेयर एज स्किन थिकनिंग और ट्यूमर्स एंड लीजन्स विल सीन ऑन मेमोग्राफ, निपल डिस्चार्ज इज नॉट सीन इन मेमोग्राफिकली। अगर हम लोग मेमोग्राफी करेंगे तो उसमें निपल डिस्चार्ज तो शो नहीं होगा ना। सो ऑल्दो ए निपल डिस्चार्ज कैन इंडिकेट, जो निपल डिस्चार्ज होता है वो इंडिकेट करता है मेलिग्नेंसी को। मोस्ट निपल डिस्चार्जेस आर सिक्रीशंस नॉट कैंसरस, ज़्यादातर सिक्रीशंस कैंसरस नहीं होते हैं। सो जनरल इफ़ अगर सिक्रीशन अपीयर होता है क्लियर या मिल्की या येलो या फिर ग्रीन, सो कैंसर होने के चांस कम होते हैं। एंड फर्दर टेस्टिंग की जाती है हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड से, एंड डक्टोग्राम या फिर गैलेक्टोग्राम भी कर सकते हैं, जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन पे कॉज ऑफ द निप्पल डिस्चार्ज का कॉज चेक करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सिम्टम्स ऑफ ए वेरी अर्ली डीसी डक्टल कैंसर इन सीटू कैन इंक्लूड, जो डक्टल कैंसर इन सीटू होते हैं उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्किन थिकनिंग, निपल डिस्चार्ज, macrocalcifications, none of the above. So these all are not the symptoms of very early DCIS, because जो ब्रेस्ट कैंसर होता है अर्ली स्टेट्स में उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, दैट इज सिम्टम लेस होता है, सिम्टम लेस, उसमें सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो अर्ली DCIS कैन शो ऑन द मेमोग्राफ, इसमें क्लस्टर्स के फॉर्म में शो होता है एंड माइक्रो कैल्सिफिकेशन शो होते हैं एंड कैंसर ग्रो होता है, सम सिम्टम्स में अपीयर। एंड ये जो सिम्टम्स होते हैं इंक्लूड करते हैं लम्फ इन द ब्रेस्ट में and thickening of the breast skin, puckering, dimpling of the breast, inverted nipples and discharge from the nipples. बट DCIS का फ़िलहाल कोई भी मतलब सिम्टम नहीं अवेलेबल है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किन थिकनिंग कैन बी malignant but could also be caused by non-malignant factors such as, ये और किन वजहों से भी हो सकती है? ईसोफेजियल मेटास्टेसिस, ब्रोंकियल कैंसर, हॉडकिंस डिसीज या सार्कोइडोसिस। तो हमने देखा था कि ये जो होती है स्किन थिकनिंग ये और किस वजह से हो सकती है? ये हो सकती है ड्यू टू द सार्कोइडोसिस की वजह से हो सकती है। सो जो स्किन थिकनिंग या लिम्फेडेमा होता है ब्रेस्ट कैंसर का इंडिकेट तो करता है, लेकिन ये कई बार ब्रेस्ट एबिसिस को भी लोकेट करता है। ओके, ये कई बार किसको लोकेट करता है? ब्रेस्ट एबिसिस को। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8। MRI कुड बी यूज्ड, MRI किस में यूज की जाती है? सो MRI किस केस में यूज की जाती है? एनीवन कैन टेल मी? एज प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन टूल, टू इमेज पेशेंट्स विद ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, टू इवेलुएट रप्चर्स, टू डिटरमाइन ट्यूमर मार्जिन्स एंड एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर स्प्रेड्स, 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 and 1 and 3 only। सो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है MRI किसके लिए यूज किया जाता है? प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन टूल नहीं है ये, एंड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए भी नहीं यूज होता है। इट डिटरमाइन ट्यूमर मार्जिन्स एंड एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर स्प्रेड्स, ट्यूमर मार्जिन्स एंड ट्यूमर स्प्रेड्स के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन तो आई थिंक ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन के हो गए तो इसमें शायद MRI में देख सकते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट्स, मेटेलिक इम्प्लांट्स तो नहीं देख सकते।
सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का प्राइमरी टूल तो मैमोग्राफी है, सो 2 एंड 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 एंड 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि MRI स्कैनिंग जो होती है वो ऐसे होती है कि उसमें लिमिटेशंस भी होती हैं कुछ, लेकिन इसमें यूजफुल ये जैसे सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं उसका रप्चर देख सकते हैं, लीक के लिए देख सकते हैं, एंड जो फॉर्मेशन जो सेल्स होते हैं सिलिकॉन ग्रेनुलोमास का होता है वो देख सकते हैं। सो ट्यूमर्स का स्प्रेड भी MRI में देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 एंड 3 ही होगा। एंड जो ACS रिकमेंडेशंस हैं फॉर द वुमेंस वो क्या हैं? सो ACS की रिकमेंडेशन क्या है? वुमेन ओल्डर देन 40 ईयर्स शुड हैव ए ईयरली MRI. Women younger than 40 years should have a screening mammogram every year, and new masses lumps in the breast should be checked by a healthcare provider. So correct option is option number C. बिकॉज जो गाइडलाइन है ACS की वो कहती है कि जो एज जिसकी 40 होती है एंड ओल्डर होती है वुमेन्स, उसमें स्क्रीनिंग मैमोग्राम एंड क्लिनिकल जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है वो एवरी ईयर होना चाहिए। एंड जो वुमेन बिटवीन 20 एंड 39 होती हैं उनमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो होना चाहिए 3 ईयर्स में। एंड जो वुमेन 20 एंड ओल्डर होती हैं वुमेन्स उनमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी मंथ होना चाहिए। और जो लम्प्स और सस्पिशियस एरियाज होते हैं ऐसा कुछ भी है तो निप्पल और स्किन ब्रेस्ट के लिए तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास कांटेक्ट करना है। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर लेट्स सी नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सो ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर इवेलुएट विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेस्ट चेंजेस, वो कौन से ब्रेस्ट चेंजेस को बताता है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो सकता है? लंप या स्वेलिंग्स को, स्किन इरिटेशन, डिम्पलिंग्स को, मिल्की डिस्चार्जेस फ्रॉम द निपल को। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, एंड 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो बताएगा लम्प्स एंड स्वेलिंग्स को देखें एंड स्किन इरिटेशन है और डिम्पलिंग को। मिल्की डिस्चार्ज के लिए अल्ट्रासाउंड मेनली हम लोग परफॉर्म करवाते हैं, ये उसमें नहीं पता चलता है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज निप्पल डिस्चार्ज जो होता है क्लियर या मिल्की येलो ग्रीन होता है, कैंसर उसमें नहीं होता चांसेस। एंड डिस्चार्ज रेड या ब्राउन होता है तब इसको कॉज किया जाता है, मैलिग्नेंट हो सकता है एंड तब इस पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर लेट्स सी 11. सो एज क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड एवरी ईयर. जो क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है सो ईयर आफ्टर कब होना चाहिए? ईयर आफ्टर 40, 3 ईयर्स बिटवीन 20 एंड 39, मंथ आफ्टर एज 50। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? सो मंथ आफ्टर में नहीं होता है, एनुअली होता है इन द एज 50 में। एंड जो ईयर आफ्टर एज 40 है उसके लिए भी है सही। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। 40 के बाद साल में एक बार करना है एंड 20 से 39 में 3 साल में एक बार क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन करवाना है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा किया जाता है? रेडियोलॉजिस्ट, पेशेंट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। जो क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है रेडियोलॉजिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा। ये दोनों लोग क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन
शुड बी डन रेगुलरली बाय द, किसके द्वारा किया जाता है, ये पेशेंट के द्वारा किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ओनली, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन की बात हो रही है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वुमेन अबव एज ऑफ, जिनकी एज किससे ज़्यादा हो, शुड परफॉर्म ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली। अगर विमेंस की एज किस एज से ज़्यादा है, 20 से प्लस है, तो उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी डन रेगुलरली करना है। ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द 2 स्टेप मेथड ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज टू, जो 2 स्टेप मेथड होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, वो क्या है? एनीवन कैन टेल मी? लुक एंड फील द चेंजेस इन द ब्रेस्ट। ये 2 स्टेप क्या होता है? लुक देखना है और फील करना है चेंजेस इन द ब्रेस्ट में। एंड जो विजुअली इंस्पेक्टिंग द ब्रेस्ट चेंजेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड इंक्लूड, जो विजुअली इंस्पेक्टेड ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है? चेंजेस इन द ब्रेस्ट साइज एंड शेप, चेंजेस इन द टेक्सचर और कलर और द ब्रेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट हैं। जो ब्रेस्ट का चेंजेस हैं विजुअली इंस्पेक्ट करने में, ये तीनों ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं ब्रेस्ट साइज एंड शेप के हिसाब से, चेंज इन द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द ब्रेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्किन एंड द ब्रेस्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री होती है डॉक्यूमेंटेशन विल, वो क्या प्रोवाइड करेगा? जो मेडिकल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन वुड प्रोवाइड द रेडियोलॉजिस्ट विद इंफॉर्मेशन पेशेंट्स रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, give the radiologist information about the general symptoms of the breast cancer, provide information about possible benign breast condition of the patient। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बिकॉज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर, वेस्ट कंडीशंस ऑफ द ब्रेस्ट, एंड प्रोवाइड करता है रेडियोलॉजिस्ट विद द इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है इवेलुएटिंग विमेन विद द सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर इज ए कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एंड जो मेडिकल हिस्ट्री होती है प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन पेशेंट की सिम्टम्स की एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स की एंड रिस्क फैक्टर्स की, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कंडीशंस के बारे में। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है लोकेट करता है किसी भी लंप या सस्पिशियस एरिया को, एग्जामिन करता है टेक्सचर साइज एंड शेप एंड ब्रेस्ट एंड एनी चेंजेस जो भी निपल में होते हैं, स्किन में होते हैं, ब्रेस्ट में होते हैं, एंड नोटिस करता है। अगर मेडिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, बायोप्सीज एंड इमेजिंग टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि मैमोग्राफी भी परफॉर्म की जाती है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्ट्रेसिंग होती है इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन बी कंट्रोवर्शियल बिकॉज, कंट्रोवर्शियल क्यों होती है ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन? BSc टेंड्स टू डिटेक्ट ओनली बिनाइन, BSc will help the detection of the malignant breast conditions, a mammogram is not 100% effective नहीं होता है, and breast self examination cause unnecessary anxiety in women। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि वुमेन्स में जब वो करती हैं तो उनको थोड़ा सा खुद से चेंजेस होने लगते हैं, उनको उतना कभी कभी कंफर्म नहीं होता है कोई भी, या नॉर्मल जैसे पीरियड के टाइम पे या किसी भी टाइम पे किसी वजह से हल्का सा हैवीनेस हुआ तो उनको मतलब थोड़ा सा टेंशन होने लगती है। एंड विच ऑफ द वेट, ये कौन सा क्वेश्चन था? स्ट्रेसिंग, ओके, इसका हाँ करेक्ट ऑप्शन यही है कि जो BSc है वो अननेसेसरी एंजाइटी वुमेन में होती है।
एंड जो विमेंस होती हैं और मेथड्स यूज्ड इन बीएससी, कौन सा मेथड्स यूज करती हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। सो विमेंस जो होती हैं वो यूज करती हैं 3 फिंगर्स मेथड्स फॉर द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें 3 फिंगर्स मेथड्स, अच्छा ऐसे करना है। Using the pads of the 3 middle fingers to palpate the entire breast and palpating around the breast in a vertical pattern में palpate करना है, vertical using varying degrees of pressure while palpating the breast। इसमें जो varying degrees होती हैं प्रेशर की उनको यूज करना है, palpate करना है ब्रेस्ट को। एंड तो करेक्ट ऑप्शन हुआ 1 and 2 and 3 वो ये सभी करेक्ट हैं। एसीएस की गाइडलाइंस के हिसाब से जो एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का होता है 3 डिफरेंट लेवल्स पे होता है। लाइट प्रेशर टू फील द टिश्यू क्लोजेट टू द स्किन, मीडियम प्रेशर टू फील लिटिल डीपर एंड फर्म प्रेशर टू फील टिश्यू क्लोजेस्ट टू द चेस्ट एंड रिब्स। एंड इसमें जो अप एंड डाउन पैटर्न्स होते हैं वो ब्रेस्ट विदाउट मिसिंग एनी ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं। एंड द पैड जो होता है 3 मिडिल फिंगर का जो पैड होता है उसको यूज करके ब्रेस्ट के पल्पेट किया जाता है एब्नॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए। एंड पेशेंट शुड यूज स्मॉल डाइम साइज सर्कुलर मोशन एंड एग्जामिन किया जाता है एंटायर ब्रेस्ट को। एंड let's see next question, question number 20। so for a menstruating women में when is the best time of the month to perform breast self examination को परफॉर्म करने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा होता है। सो ये अभी हम लोग ने पढ़ा था कि when the breast is least tender, और least tender कब होता है पीरियड के जो 5 से 10 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड के, तब उसमें वो करना है क्योंकि उसमें टेंडरनेस भी ब्रेस्ट की कम हो जाएगी। एंड वी विल कंटिन्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द 21 क्योंकि अभी क्वेश्चंस काफ़ी हैं एंड ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। सो टिल देन आप लोग इसको रिवाइज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ब्रेस्ट कैंसर death rates in United States are going down. Breast cancer is leading cause of cancer death in women in United States. The second leading cause of cancer death in women in United States is breast cancer. So इसमें करेक्ट आंसर क्या है। सो टिल देन आप लोग इसको देखिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं एंड मैं इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके।